नमस्ते किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू क्या होती है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्योंकि अगर हमें अपनी गाय के लिए कोई अच्छा साइज चूज़ करना है तो किस तरह से चूज़ करना है, उसकी रिलायबिलिटी, वो कितने, उस सांड से जो आने वाली दूध की क्षमता वो कितनी ट्रांसफ़र होगी आने वाले बच्चों में, ये सारा कुछ डिपेंड करता है एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू पे। तो इस पे हम बात करेंगे आज। एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू निकालने से पहले हमें ब्रीडिंग वैल्यू की नॉलेज होनी चाहिए। ब्रीडिंग वैल्यू एक माप है कि कितना जो सांड से अपना जो डीएनए है वो अपने बच्चों में ट्रांसफ़र होगा, वो एक मापने का तरीका है। दूसरा कि जैसे दूध गाय कितना देती है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसका डीएनए और उसका इन्वायरमेंट का पार्ट जो जिस एरिया में गाय रहती है। बट ब्रीडिंग वैल्यू में क्या होता है कि जो डीएनए ही ट्रांसफ़र होता है, जो इन्वायरमेंट का पार्ट है वो अपने बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं होता है। तीसरा कि हम जो ब्रीडिंग वैल्यू है, किसी सांड की अगर ब्रीडिंग वैल्यू निकालनी हो तो उसके डायरेक्टली नहीं हम निकाल सकते। उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सांड के बच्चे कितना परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी भाई बहन का उनका परफॉर्मेंस कैसा है, इन सब पे डिपेंड करके हम क्या निकालते हैं, फिर ब्रीडिंग वैल्यू निकालते हैं। ब्रीडिंग वैल्यू सिर्फ एडिटिव जेनेटिक फैक्ट ही दिखाता है जो अपने बच्चों में आ जाके फिर ट्रांसफ़र होता है, ये हम सीधा निकाल नहीं सकते। दूसरा क्या है कि अगर जितना अच्छा हम हाई ब्रीडिंग वैल्यू वाला बुल चूज़ करेंगे, जो हमारे बच्चे होंगे वो उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर हमें आने वाली नस्लों को सुधारना है तो हमेशा हमें हाई जेनेटिक मेरिट वाले या हाई ब्रीडिंग वैल्यू वाले बुल ही चूज़ करने पड़ेंगे अपने ब्रीडिंग के लिए। एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू का है एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिससे हम ब्रीडिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसमें क्या हो सकता है, एक भविष्यवाणी है कि सच्ची में इतनी ज़्यादा ब्रीडिंग वैल्यू है जो उसकी बुल की क्षमता है वो ट्रांसफ़र होने वाली है आने वाले बच्चों में या नहीं। दूसरा, इससे क्या हो जाता है, एक जो ब्रीडर्स होते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि बेस्ट सांड इसमें से कौन सा, अगर उसको चूज़ करना है तो एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू उनके पास होनी चाहिए। दूसरा कि एक्यूरेसी को इम्प्रूव, शुद्धता को इम्प्रूव करता है, मतलब कि एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू जब निकल जाती है तो वो बता पाते हैं एक्चुअली ब्रीडर्स तो कितना वो क्षमता रखता है सांड अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करने की दूध या नहीं कर सकता। एक कंपेरिट, मतलब हमें दो सांडों को सेलेक्ट करना है तो वो किस तरह से उसका सिलेक्शन रहेगा, तो उसमें एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू जब निकल के आएगी उन दोनों की तो उसके बेसिस पे हम बेस्ट बुल को सिलेक्ट कर पाएंगे। जो एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू कैलकुलेट की जाती है वो दो तरह से है, वो जीनोमिक सिलेक्शन के लिए है और नॉन जीनोमिक सिलेक्शन के लिए। जो नॉन जीनोमिक सिलेक्शन में क्या है कि उसमें भी पॉपुलेशन मीन लिया जाता है कि जैसे इंडिया में एवरेज एचएफ कितना दूध देती है उसका एक एवरेज लिया जाएगा, उसके एवरेज के ऊपर फिर उसकी ब्रीडिंग वैल्यू निकाली जाएगी, इतनी दूध की क्षमता और ज़्यादा जो है सांड से अपने बच्चों में आने वाली है। जीनोमिक सिलेक्शन में क्या होता है कि जीनोमिक सिलेक्शन में सांड की खुद का जो कैपेसिटी है उसके डीएनए को मैच किया जाता है एक स्पेशल मार्कर्स के साथ कि वो उसमें मैच करता है कि नहीं करता है, कि उतना डीएनए जो है उसमें दूध देने की क्षमता है या नहीं है, तो इसमें देखा जाता है। रिलायबिलिटी का मतलब है कि कितना, सपोज कर लो हमारा जो ब्रीडिंग वैल्यू आई वो 1000 आई है, 1000 लीटर ज़्यादा दूध, तो मतलब कि कितने परसेंट उस 1000 में से कितने परसेंट की क्षमता है वो कॉन्फिडेंटली उस बच्चों में जाएगी या नहीं। इसकी वैल्यू हमेशा परसेंटेज में आती है, 60%, 70%। तो ये कैसा कह सकते हैं कि अगर सपोज करो 60% बताई गई है तो मतलब कि 1000 में से 60% जो है वो ट्रांसफ़र होने की क्षमता है ही है, पर जो बाकी 40% बचा उसका ये है कि वो हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, वो वेरिएशन करेगी। ब्रीडिंग वैल्यू की रिलायबिलिटी है वो किस किस पे चीज़ों पे डिपेंड करती है। अमाउंट ऑफ डाटा, कितने एनिमल्स का डाटा लिया होगा, अगर ज़्यादा एनिमल्स होंगे उनसे डाटा लिया होगा तो वो अच्छी होगी। उसके बाद जेनेटिक्स लिंक्स कैसे हैं, उनका रिलेशन कैसा है आपस में, उनके रिलेटिव्स का, वो भी डिपेंड करता है। दूसरा हेरिटेबिलिटी है कि वो जो हमने जैसे दूध है उसकी क्षमता कितनी परसेंट ट्रांसफ़र हुई है, अगर दूध की बात की है हमने या उसके ऑर्डर की बात की है वो कितने परसेंट की क्षमता वो जो आने वाले बच्चों में जाएगी। उसके बाद एक्यूरेसी ऑफ डाटा कि जो हमने जो डाटा लिया है वो कितना एक्यूरेट है। दूसरा है जीनोमिक इंफॉर्मेशन, अगर उसमें हम जीनोमिक इंफॉर्मेशन डाल देते हैं कि जैसे कि उस बुल की एक्चुअली उसका डीएनए है जो उसमें एक्चुअली में वो सेम गुण आए हैं कि उस डीएनए में कि उस दूध की क्षमता वाले, तो वो अगर वो ऐड की जाती है तो रिलायबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है।
अभी बात करेंगे हम रिलायबिलिटी कितनी होगी। अगर सपोज करो हमने एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू निकाली है किसी की, तो उसकी रिलायबिलिटी कितनी है वो डिपेंड करता है कि कौन से बेसिस पे एनिमल की सिलेक्शन की गई है, सांड किस बेसिस पे सिलेक्ट किया गया। सपोज कर लो सांड की माँ और बाप कितना दूध देते थे, उसके बेसिस पे हमने सांड सेलेक्ट किया गया है, तो उसकी जो रिलायबिलिटी है वो 20 से 40% है। मतलब उतने प्रतिशत क्या है, अगर हमने 1000 लीटर दूध एक्स्ट्रा दे रहा है वो सांड, उसकी एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू निकल के आई है, तो लगभग 200 से 400 केजी दूध एक्स्ट्रा जो अपने बच्चों में ट्रांसफर होगा एवरेज से ज़्यादा। दूसरा हम बात करते हैं कि प्रोजेनी टेस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो उस पर रिलायबिलिटी रेंज आती है 30 से 50%। मतलब लगभग आधा, अगर 1000 उसकी ब्रीडिंग वैल्यू है किसी एनिमल की, तो लगभग 50% उससे ट्रांसफर होगा आने वाले उसके बच्चों में एवरेज से ज़्यादा। अगर हम सांड सेलेक्ट करते हैं जीनोमिक सिलेक्शन की बेसिस पे, मतलब कि उसमें रिलायबिलिटी देख पा रहे हैं अभी 40 से लेके 70% है, तो मतलब कि पीटी बुल जो प्रोजेनी टेस्टेड बुल होता है उससे ही बढ़िया क्या है जीनोमिक सिलेक्टेड बुल। अगर हम सांड सेलेक्ट करते हैं, उसकी पेडिग्री कैसी है, उसके माँ बाप कैसे थे, उसके जो बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है, उसका जो जीनोमिक डाटा है उस बेसिस पे करते हैं, तो उसकी जो रिलायबिलिटी है और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी मिनिमम 50% से लेके 85% और भी 99% तक चली जाती है अगर हम ये वाला करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने अगर सांड सेलेक्ट करना है उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, उसकी पेडिग्री होनी चाहिए, उसके माँ बाप का कितना एवरेज था, उसका बच्चों का कितना परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, और उसका जीनोमिक डाटा क्या है। अगर इस बेसिस पे हम सांड सेलेक्ट करते हैं तो वो बेस्ट रहेगा। वैल्यू की रिलायबिलिटी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सिलेक्शन, अगर हम सांड किस बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं उसकी एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू की रिलायबिलिटी कितनी रहेगी। आप देख पा रहे होंगे अगर डैम है और उसका साइर है, उसकी जो पेरेंट्स हैं उसकी परफॉर्मेंस जो है, अगर उस पे के बेसिस पे हम लेंगे तो क्या होगा 35% की हमें रिलायबिलिटी मिलेगी एवरेज। हमारे पास प्रोजेनी टेस्टेड साइर है और हमारे पास डैम है और उसकी रिलायबिलिटी जो रहेगी 49% रहेगी। दूसरा है पीटी साइर है, डैम है और हमारे जो उसके अच्छे रिकॉर्ड्स हैं तो उसकी रिलायबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, वो 63% हो सकती है। उसके बाद जीनोमिक साइर है, उसके पास डैम है और इसकी रिलायबिलिटी जो मिनिमम है वो 71% रहेगी। अगर जीनोमिक साइर है, उसकी डैम है, उसका जो है 30 प्रोजेनिस आ रखी हैं, तो उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, वो लगभग 85% तक हो सकती है। और उसके बाद जीनोमिक साइर है, उसकी डैम है और 1000 प्रोजेनिस उसकी आ रखी हैं, तो रिलायबिलिटी कितनी हो जाएगी 99%। तो हमें अगर बेस्ट सांड चूज करना है तो हम जीनोमिक साइट चूज करें और उसकी जितनी प्रोजेनिस आ रखेंगे उसी हिसाब से फिर रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। बट अगर हम जीनोमिक साइट लेते हैं तो उसकी रिलायबिलिटी वैसे ही काफ़ी अच्छी होगी अगर हम पेरेंट्स एवरेज की बेसिस पे लेते हैं। तो जो बेस्ट तरीका है सांड सेलेक्ट करने का वो जीनोमिक ही है, और उसके बाद अगर उसकी प्रोजेनिस आ रखी हैं तो और भी काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू और पीटीए मिल क्या होता है। एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू मतलब कि किसी बुल का या किसी भी इंडिविजुअल का जेनेटिक पोटेंशियल क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, अगर उसकी दूध की वैल्यू कितनी है। दूसरा है प्रेडिक्टिव ट्रांसमिटिंग एबिलिटी, इसका मतलब है कि जो माँ बाप हैं उससे जो बच्चे आ रहे हैं उनमें जो उसकी जो क्षमता है दूध देने की, वो अपने जो एवरेज है पॉपुलेशन एवरेज उससे कितनी है। मतलब लगभग जो होता है कि अगर दूध देने की क्षमता 1000 है तो वो जो ट्रांसफर होने वाली क्षमता होती है वो आधी रह जाती है। तो मतलब पीटीए जो होता है हमेशा एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू का हाफ होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी बुल है, अगर उसका एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू मिल्क 1000 लीटर आ रहा है, तो उसका जो पीटीए मिल्क होगा वो 500 केजी होगा, 500 केजी। हम एक दूसरे से एक एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू और प्रेडिक्टिव ट्रांसमिटेबिलिटी दोनों इंटरचेंजेबल है, हम एक दूसरे से दोनों निकाल सकते हैं। ऐसे एडवाइस में यही रहेगा कि हमेशा जो भी हम बुल चूज करें मिनिमम उनका एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू होना चाहिए और पीटीए मिल्क पता होना चाहिए। अगर हमें ये नहीं पता तो हम जान नहीं पाएंगे जो हमने सांड चूज किया अपने गायों के लिए उसकी कैपेसिटी सच्ची में है क्या ये नहीं है। अगर ये नहीं पता तो हम उस सांड को बिल्कुल भी चूज ना करें। पहला इस बेसिस पे हमें सांड चूज करना है पीटीए ईवीबी, और दूसरा जो होना चाहिए जो हमारा सिलेक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए जीनोमिक सिलेक्शन। जीनोमिक सिलेक्शन जितना अगर जीनोमिक सिलेक्शन होगी तो उसकी रिलायबिलिटी बढ़ती जाएगी, तो रिलायबिलिटी बढ़ेगी
समझ लो कि उतनी आने वाली जो आपकी बछड़ी होगी, उस सांड की बछड़ी होगी, उतनी ज़्यादा उसमें दूध देने की क्षमता बढ़ती जाएगी। रिलायबिलिटी मैटर करती है। तो एज अ वेटनेरियन मैं फार्मर्स को यही सुझाव दूंगा कि हमेशा ऐसा वाला ही बुल चूज करें। धन्यवाद। कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक के रिलेटेड है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकती हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा।